नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आज से आपके इस फिजिक्स के पेपर की एमसीक्यू सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये एमसीक्यू सीरीज आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की रहेगी। तो उसी क्रम में जो आपकी थर्मल फिजिक्स है, जिसे आप थर्मोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं, यानी पार्ट ए, उसकी यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यूज हम करेंगे। तो पार्ट ए का नाम क्या है? थर्मल फिजिक्स, यानी कि तापीय भौतिकी। इसे आप थर्मोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी, ठीक। और इसकी जो यूनिट फर्स्ट है वो है आपकी जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है जी। यानी ऊष्मागतिकी का शून्यवा और प्रथम नियम, ठीक। तो इसके एमसीक्यू सीरीज है ना, स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आपको पता होना चाहिए कि शून्यवा नियम कौन सा होता है ऊष्मागतिकी का, है ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसे आप अपने तरीके से जहाँ से भी आपने पढ़ा है पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा एमसीक्यू, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसके एक्सप्लेनेशन में आपको साथ साथ दूंगा, ठीक है। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर बोर्ड पर देखें, आपके सामने होगा, पढ़ें। क्या कह रहा है? कह रहा है द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। कह रहा है नंबर ए डिक्रीज, घटती है, नंबर बी इंक्रीज, बढ़ती है, नंबर सी रिमेन अनचेंज्ड, है ना, बदलती नहीं है, और कह रहा है नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इंटरनल एनर्जी की बात करनी है किसी सिस्टम के, आंतरिक ऊर्जा की, और किस में बात करनी है? तो एडियाबैटिक सिस्टम में बात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, ये सिस्टम, इसे हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। ये 11वीं में पढ़ा होगा आपने। और एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है? इसमें डेल्टा क्यू या डी क्यू बराबर होता है 0, यानी हीट का जो एक्सचेंज है ना वो नहीं होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ हीट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। एक तो सिस्टम है ना, और एक है सराउंडिंग्स, यानी एक निकाय है और एक है वातावरण। तो निकाय और वातावरण के बीच, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो डेल्टा क्यू या डी क्यू है ना, क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। हीट का एक्सचेंज नहीं होता, हीट जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहती है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, चाहे वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो चाहे एडियाबैटिक कंप्रेशन हो। एक्सपेंशन मतलब प्रसार, कंप्रेशन मतलब संपीड़न। तो कह रहा है कि इसमें इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होता है। तो मैं आपको इसी के साथ बता दूं, क्वेश्चन लिंक है सब। फर्स्ट लॉ क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का, इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी मैं यहाँ दे रहा हूँ, आगे एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा कोई तो डायरेक्ट बता दूँगा। क्या होता है? डी क्यू बराबर होता है डी डब्ल्यू प्लस डी यू। डी क्यू जो है वो हीट है, जो हीट दी जाती है सिस्टम को। डी डब्ल्यू क्या है? जो वर्क किया जाता है ना सिस्टम के द्वारा। और डी यू है इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी। क्या है? इंटरनल एनर्जी। तो इसका मतलब है जब किसी सिस्टम को कोई हीट दी जाती है तो उस हीट का कुछ भाग तो वर्क करने में खर्च हो जाता है, और जो बचा हुआ भाग है वो इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इस नियम को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो इस नियम के अनुसार आप देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू या डी क्यू तो कितना है? 0। तो डी क्यू तो 0 हो गया, डी डब्ल्यू प्लस डी यू, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या आ गया? माइनस का डी यू,
या डी यू बराबर माइनस के डी डब्ल्यू। इसका मतलब डी यू कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। निगेटिव का मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर चलते हैं इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें स्क्रीन पर क्या लिखा है, देखो पढ़ो। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, जो इंटरनल एनर्जी है किसी गैस की वो किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो नंबर ए में कह रहा है प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। नंबर बी में कह रहा है प्रेशर पे करती है केवल। नंबर सी में कह रहा है टेम्परेचर पे करती है केवल। और नंबर डी में कह रहा है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो मैं आपको बता दूं, इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन होती है टेम्परेचर का। ठीक है, तो केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। ठीक है जी, ताप पर, है ना। तो इंटरनल एनर्जी है ना इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हमेशा किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है, टेम्परेचर घटाते हैं तो इंटरनल एनर्जी भी घटती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर ओनली। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखें थर्ड क्वेश्चन, ए थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एक जो थर्मोमीटर है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो थर्मोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है ना, वो होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये आप सुन लीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो मैंने साइड में बता ही दिया था। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है कि कोई बॉडी है ए, ठीक है, और एक बॉडी है बी, एक बॉडी है सी। तो जो बॉडी ए है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले ये भी सुन लीजिए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है ऊष्मागतिक साम्यावस्था या ऊष्मागतिक साम्य। इसका क्या मतलब है, किन्हीं कोई दो बॉडी है ए और बी, दोनों का टेम्परेचर कैसा है, सेम है ना। टेम्परेचर ऑफ ए बराबर है टेम्परेचर ऑफ बी के। तो वे बॉडी ए और बॉडी बी एक दूसरे के साथ किस में होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो जिन दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम होता है इसका मतलब है वे दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, ऊष्मागतिक साम्य में हैं। या जो दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं इसका अर्थ है कि उनका टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर बॉडी ए बॉडी सी के साथ किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी टेम्परेचर दोनों का सेम है। बॉडी बी भी सी के साथ किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी बी और सी का टेम्परेचर भी कैसा है, सेम है। तो अपने आप ही ए और बी का टेम्परेचर भी सेम होगा। इसका मतलब है बॉडी ए और बॉडी बी भी दोनों किस में होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो इस नियम को ही, इस लॉ को ही कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ गए। ठीक है, तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है जी, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर कौन वर्क करता है, थर्मोमीटर। ठीक है, आपको थोड़ा और डिटेल में समझना है तो हमारे ही चैनल पर, है ना, डेस्क्रिप्टिव अच्छे से पढ़ाया गया है, विस्तार पूर्वक प्लेलिस्ट बनी हुई है थर्मल फिजिक्स, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और जो नोट्स हैं थर्मल फिजिक्स के वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पिन किए गए हैं, पिंड कर दिए गए हैं। ठीक है, आप वहाँ से जाकर नोट्स ले सकते हैं। तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप नोट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे डिपेंड करता है कौन, मतलब इसके प्रिंसिपल पर निर्भर करता है कौन, थर्मोमीटर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, थर्ड का ए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, तो मैं आपको बता दूं, पाथ इंडिपेंडेंट
का मतलब है पाथ कुछ भी रहे, है ना, यदि क्वांटिटी की वैल्यू नहीं बदलती है तो वे क्वांटिटी कहलाती है पाथ इंडिपेंडेंट। जैसे कि टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। और जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, जिनकी वैल्यू बदल जाती है किसके साथ, मतलब पाथ के चेंज होने पर उनकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, वो होते हैं हीट Q, वर्क W, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कौन सा फंक्शन पाथ इंडिपेंडेंट है, तो पाथ इंडिपेंडेंट कौन सा है, वर्क, तो वर्क तो नहीं है W। दूसरा कौन सा है, वो हीट भी नहीं है। तीसरा टेम्परेचर है। चौथा इंटरनल एनर्जी, ये भी है। लेकिन ऑप्शन 2 है, मतलब तीसरा और चौथा, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया कि C और D दोनों हैं। यदि ऐसा दे C और D दोनों हैं तो दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि इन दोनों में से एक चुनना पड़े तो हम ये चुनेंगे, ठीक है, U, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे ज़्यादा है ना इम्पोर्टेंट क्वांटिटी होती हैं वो 3 होती हैं, हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी। देख लो, हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी, इसलिए इसे चुनना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है कि T और U दोनों हो जाएं, ऐसा नहीं है ना, तो फिर U चुनना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर D करेक्ट आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है। कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट इज। देखो जो एफिशिएंसी है कार्नोट हीट इंजन की, वो मैं आपको बता दूं। एफिशिएंसी यानी दक्षता ऑफ कार्नोट इंजन, ठीक है। कार्नोट इंजन क्या है, एक तरह से बेसिकली, है ना, हीट इंजन है ये। हीट इंजन में 3 बॉडी होती हैं, है ना। एक होती है हॉट बॉडी, एक होता है वर्किंग सब्सटेंस और एक होती है कोल्ड बॉडी, ठीक है। हॉट बॉडी से, हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर T1, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2 होता है। हॉट बॉडी से हीट ली जाती है, कुछ का वर्क कर दिया जाता है, और जो बची हुई हीट है, मान लो Q2 बची, वो सिंक को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसे सोर्स भी बोलते हैं, इसे सिंक बोलते हैं कोल्ड बॉडी को। बाकी विस्तार से आप, है ना, थ्योरी के लेक्चर से पढ़ सकते हैं हीट इंजन। तो कार्नोट हीट इंजन की जो इफिशियंसी है, दक्षता है ना, कार्य करने की जो कुशलता है, उसे ईटा से लिखते हैं, या किसी किसी बुक में ई से भी लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला है 1 - T2/T1। मैंने बताया T1 टेम्परेचर है सोर्स का यानी हॉट बॉडी का, T2 टेम्परेचर है कोल्ड बॉडी का यानी सिंक का, ठीक है। तो इसमें कहा जो कार्नोट इंजन है वो वर्क कर रहा है स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट होता है भाप का पॉइंट, है ना। तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर T1 होता है, हॉट बॉडी स्टीम पॉइंट पे काम करेगी, ज़्यादा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 273 जोड़ोगे तो 373 केल्विन हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे तो। T2 कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर आइस पॉइंट कह रहा है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 273 हो जाएगा केल्विन में बदल के, वैल्यू रख दो 1 - 273 और बटे में है 373, तो क्या आएगा 100/373, ठीक है। डिवाइड कर लो इसे तो ये आ जाएगा, और परसेंटेज में आ रहा है तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कर लियो, 26.81% आ जाएगी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। आई बात समझ में? तो ये न्यूमेरिकल था एक तरीके से, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 6th में कह रहा है इनमें से कौन सा ट्रू है। dq बराबर है dv + dw। देखो dq वाला तो वो लिखा, dw + du होता है। ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है वो है dq बराबर dv + dw, तो v नहीं है, ये u होता है, ये गलत है, पूरा ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी dq बराबर है
ds/t। तो मैं आपको बता दूं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है ये, लिख लेना पूरा। ds बराबर होता है dq/t। ठीक है, ds बराबर क्या होता है, dq/t है ना, तो dq बराबर t इंटू ds। ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे, अगली यूनिट में पढ़ेंगे, इसमें पता नहीं कैसे दे दिया क्वेश्चन। तो ठीक है, dq बराबर होता है t इंटू डी एस। dq बराबर ये नहीं होता ds/t, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी। dq क्या है, हीट चेंज, t क्या है, टेम्परेचर, s क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी को एंट्रोपी बोलते हैं हिंदी में भी। तीसरा देखो, dw बराबर dq प्लस dv। dv तो है ही नहीं इसमें, du है, ये भी गलत है। और d दे रखा है dq बराबर s इंटू डी टी। dq बराबर s इंटू डी टी। हाँ, ऐसा तो कर सकते हैं, d इसमें लगा लो, है ना, dt। ठीक है, ये भी मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, s बराबर dq/dt। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डी है ना। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन आइसोकोरिक प्रोसेस। जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है उसमें कांस्टेंट क्या रहता है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस मैं आपको बता दूं, इसे हिंदी में कहते हैं समआयतनिक प्रक्रम। अब देखो नाम से क्लियर हो रहा है, आयतनिक यानी आयतन यानी वॉल्यूम, इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है सिस्टम का, क्या कहलाता है, आइसोकोरिक या समआयतनिक प्रक्रम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कह रहा है, फॉर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए, ऊष्मागतिक निकाय के लिए, वर्क डन इन ए प्रोसेस, जो वर्क डन है प्रोसेस में, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, तो वर्क डन मैंने बताया इस, है ना, पाथ डिपेंडेंट था, तो किस पे डिपेंड करता है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। कौन, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड करता है वर्क डन, पाथ के बदलने से वर्क डन बदल जाता है। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द कंजर्वेशन ऑफ। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो लिखा, dq बराबर है dw प्लस du। जो एनर्जी टोटल थी, कुछ वर्क करने में खर्च हो गई, बची हुई इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई। जितनी एनर्जी वर्क करने में खर्च हुई उतना ही वर्क भी तो हो गया। इसका मतलब है कुछ भी एनर्जी यहाँ पे नष्ट नहीं हुई, टोटल एनर्जी थी, कुछ वर्क में कन्वर्ट हो गई और कुछ इंटरनल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गई। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो हमने हीट को वर्क में बदल दिया और बची हुए को इंटरनल एनर्जी में बदल दिया, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि कार्य करने में नष्ट हो गई, नहीं, कार्य करने में नष्ट नहीं हुई ऊर्जा, बल्कि उतना ही कार्य हो गया, वर्क हो गया। तो इसलिए ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसे फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो किसका कंजर्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी का। ठीक है, किसका है, एनर्जी का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखें 10th क्वेश्चन कह रहा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने बताया था आपको, अभी मैंने कहा था, है ना, ए सी के साथ है थर्मल इक्विलिब्रियम में, जो बी है वो भी सी के साथ है थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, यानी
बी और सी का टेम्परेचर सेम, ए और सी का टेम्परेचर सेम, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी ए और बी का टेम्परेचर भी सेम होगा। यही लॉ कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड है ना जीरोथ लॉ, तो किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से, है ना। तो किसे डिफाइन करता है? टेम्परेचर को, है ना। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर में 10 क्वेश्चन ही रखते हैं। बताना, आप प्रतिक्रिया देना अपनी कि क्वेश्चन आपको समझ में आए नहीं आए, है ना, या लेक्चर में क्या सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देनी है, कम देनी है, या स्पीड बढ़ानी है, क्या करना है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और कोई नोट्स वगैरह के लिए मैं बताया, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप देखें, वहाँ पर जा कर के थर्मल फिजिक्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस के साथ। अधिक से अधिक, है ना, वीडियो को शेयर कीजिए